और मैं कल बात कर रहा था आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने पर उसके अंदर आने वाले बिहेवियर के चेंजेस का। ठीक है, मैं छोटा सा बात बताता हूँ पहले। दिस इज द पेज नंबर 1। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज ऑलवेज 2a। आप चाहें तो इसे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेशन क्योंकि हमें मिड पॉइंट से करनी होती है, तो इसीलिए हम इसकी लेंथ को 2a लेकर चलेंगे। ठीक है, यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को e से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है q into 2a। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो 2q into 2a यूनिट वेक्टर n से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो डायपोल की लेंथ होती है ना, यही एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। यानी कि अगर मैं इस क्वांटिटी में डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करूंगा तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब अगर मैं आपसे कहता हूं डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी एक जगह पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जहां पर फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। तो मेरे लिए जो फील्ड लाइन है सर वो ये है, फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी और साथ ही साथ एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। दिस इज अ यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड मींस a region where the field lines are parallel to each other and having the equal distance from each other। इसकी में मैंने एक डायपोल रख दिया, मान लीजिए ये डायपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा मैंने, ये माइनस क्यू चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ पी और डायरेक्शन ऑफ ई एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहां पर आप लिखोगे पी पैरेलल टू पी और एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E इज 0 डिग्री। आप देख सकते हो दिस इज अ यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है, यूनिफॉर्म फील्ड मतलब वेयर स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज सेम एवरीवेयर। वो जगह जहां पे सब जगह पर फील्ड क्या होगी, सेम होगी। अब अगर आप गौर से देखो तो ये जो फील्ड है ना सर, ये फील्ड एक्ट कर रहा है कहां, लेफ्ट टू राइट। अगर आप गौर से देखो तो इधर की तरफ पॉजिटिव हुआ जाएंगे और इधर की तरफ क्या हुआ, नेगेटिव, क्योंकि फील्ड लाइन प्रोपोगेट करती है कहां, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब ये चार्ज जो है ये सर ये नेगेटिव है, डिस्चार्ज। अब अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर लगा एक फोर्स, मान लीजिए F1। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये फोर्स लगा F2। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, तो F इक्वल टू हो जाएगा QE। F1 मान लीजिए, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, तो F2 हो जाएगा QE2। गॉट इट? आप देख सकते हो
since E1 equal to E2, so F1 equal to F2। क्योंकि E1 इक्वल टू E2 है, इसीलिए F1 इक्वल टू F2 हो गया। अब अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में लग रहे हैं। नाउ these forces are equal in magnitude and acting in opposite direction। opposite direction along same line। आप देख सकते हो दोनों की सेम लाइन, सॉरी आप देख लीजिए, ये जो लाइन है ये सर दोनों फोर्स एक ही में लग रहे हैं, और एक जा रहा है टुवर्ड्स राइट, एक जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सो नेट फोर्स ऑन डायपोल विल बी 0। तो डायपोल में नेट फोर्स 0 हो गया। अब अगर डायपोल में नेट फोर्स 0 हो गया, सो डायपोल कैन नॉट हैव any type of motion। तो जिस समय डायपोल को आपने 0 डिग्री के एंगल पे रखा तो उसमें कोई भी मोशन नहीं हो सकता। Am I clear? Am I clear? इतनी बात समझ में आ गई सबके? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट हो, हमारे साथ में इस समय है, आज महत्व नहीं दिखाई दे रहा इसको, है महत्व है, महत्व है, राम है, शिवम है, शिवांश है, वरदान है, विधि, कान्या, दिव्यांश, ईशिता, जानवी, ठीक है, और अनिका, राज गंगवार, नमन सिंघल, ठीक है, अरिंद धामा जी। तो ये क्या हुआ, डायपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा। अभय सिंह, बात समझ में आ रही है? तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया और डायपोल क्या हुआ, इसमें कोई भी मोशन नहीं होगा। दीदी बेटा बात समझ में आई? तान्या, यस सर। ईशिता, राज, तो यहां पर लगने वाला नेट फोर्स हो गया 0। लेकिन मान लीजिए when dipole is placed, जानवी बेटा बात समझ में आई, placed at an angle of theta, स्पर्श सक्सेना, राम जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को यस सर। सौमिल हैं आज? सौमिल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब मैंने डायपोल को जो रखा सर, वो थीटा डिग्री के एंगल पे रखा, यानी कि दिस इज द डायपोल, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज। सर अब फिर से वही चीज है कि यहां कहीं पे जो है ना वो प्लस क्यू चार्ज है सारे में, है ना? यहां कहीं पे नेगेटिव होगा, हटा देता हूं इस प्लस को वरना कंफ्यूजन ना रहे। यानी कि अब क्या होगा, ये जो प्लस है इस नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा F1 और इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा F2। आप देख सकते हो पिछली कंडीशन भी यही थी, इसमें भी दो फोर्स थे लेकिन दोनों फोर्स एक ही लाइन पर चल रहे थे। आप देख सकते हैं दिस वाज द सेम लाइन, लेकिन अब कैसे क्या है, इस कंडीशन में एक फोर्स ये लग रहा है और सेकंड फोर्स ये लगा। यानी कि अब अगर मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को मैं राइट में से पुल करूं, लेफ्ट से पुल करूं आयुष सक्सेना जी, तो ये क्या करेगा, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर जाएगा, है ना? यानी कि इसमें टॉर्क डेवलप हो गया। तो थीटा एंगल किस किस के बीच का एंगल है? थीटा एंगल वेक्टर P एट एन एंगल ऑफ थीटा विद वेक्टर P। आप देख सकते हो ये वेक्टर E है,
अब मेरे लाल ये वेक्टर P है, यहां पर एंगल थीटा है, तो डायपोल क्या हुआ, रोटेट होने लगा। अगर डायपोल रोटेट होगा तो इस सिचुएशन में मैं क्या कहूंगा, इन दिस कंडीशन both charges experience equal and opposite forces. But line of action of the both forces is different. लेकिन जो लाइन ऑफ फोर्स है आप देख सकते हो, इन द प्रीवियस केस दोनों की लाइन सेम थी, इस बार दोनों की लाइन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, इज डिफरेंट। सो दीज फोर्सेस विल फॉर्म a couple of force due to which dipole rotates about axis, about center of mass कह दीजिए, यानी कि जिस पॉइंट के अबाउट आप जरा अगर फर्स्ट वाला फिगर देखो तो फर्स्ट वाले फिगर में ये सेंटर ऑफ मास है, मैंने सेंटर ऑफ मास से हल्का सा रोटेट करके इस वाले को ऊपर ले गया, इस वाले को नीचे ले आया, यानी कि ऐसे रखा था कृष्णा, मैंने ऐसे रोटेट करके दिव्यांश ऐसे कर दिया। अब एक फोर्स इधर लगने लगा, एक फोर्स इधर लगने लगा, तो मैंने इसे रोटेट किया, यानी कि मैंने सिस्टम के अंदर वर्क किया। जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो शिवांश ये वापस लौट आएगा। यह बात समझ में आ रही है? यानी कि अबाउट सेंटर ऑफ मास इसमें मोशन आ गया। सो टॉर्क इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक, फोर्स के बदले आ जाएगा क्योंकि, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं बनाऊं तो मैंने क्या करा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसका नाम रख लिया ABC। ये AC जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये डायपोल की लेंथ है, इसे हम 2A कहते हैं। ये वाली जो लेंथ होगी अगर मैं इसे मेजर करूंगा तो ये आ जाएगी 2A sin थीटा, ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल को अगर यूज करेंगे तो। गॉट इट? ठीक है, तो इसके बदले क्या आ जाएगा, 2A sin थीटा। कैसे आया, ट्रायंगल लगा दीजिए चाहे तो, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल है ABC sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो AB अपॉन 2A, तो जनाब AB की वैल्यू हो जाएगी 2A sin थीटा। तो ये ठीक है, गॉट इट? तो ये हो जाएगा। अब हियर Q into 2A, it is taken as P, electric dipole moment, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये हालांकि डेरिवेशन हमने पहले भी किया था, लेकिन हमने इसे दोबारा से किया है ताकि बाकी सारे लोग भी समझ लें। तो Q into 2A के बदले आ गया P, so this is P sin थीटा। आप देख सकते हैं अगर ये P sin थीटा है, तो अगर मैं इसका वेरिएशन लेकर चलूं एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल ऑन द एक्स एक्सिस और टॉर्क ऑन द वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका जो ग्राफ होगा मेरे बच्चों वो साइन का ग्राफ बनेगा 0, 90, 180, 270, 360। तो 90 साइन कर्व हमेशा ऐसा ही बनता है, और आप चाहें तो वैल्यूज मेजर करके लिख लीजिए। ये जो जगह होगी ये मैक्सिमम टॉर्क की होगी, ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। ध्यान रखिए ये बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में से जो पूछा जाता है वो ये टॉपिक है, और ये 5 मार्क्स में आता है कंप्लीट डिस्कशन। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अगर देखा जाए Yes, sir.
अगर देखा जाए तो ये टॉर्क जो है, इफ अगर मैं यहाँ पर मान लूं इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि डायपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दूं तो लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम है। तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा पी। तो P इक्वल टू होता है टॉर्क मैक्स अपॉन E। इफ E इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, अगर E 1 न्यूटन पर कूलम है, देन टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू P, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, तो आएगा देन P इक्वल टू टॉर्क मैक्स। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is defined as maximum torque experienced by an electric dipole when placed in unit strength field। आप देख सकते हो फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, यूनिट, E की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम, यूनिट स्ट्रेंथ फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्यों भाई, एनी डाउट? हमारे साथ में जो लोग हैं मैं उन सबको एक बार देख लेता हूं। दिव्यांश, नमन, अरीन, राज, स्पर्श सक्सेना, यश, अभय, अनीका, इशिता, जानवी, कृष्णा, लक्ष्य, महत्व, शिवम, शिवांश, तान्या, वरदान, विधि। इज दिस क्लियर टू ऑल? आज अंश सहानी जी एब्सेंट हैं। आयुष सक्सेना थे, कहाँ गए? नहीं था सर, वो आया था भाई क्लास में, सर एग्जिट करके चला। चलो इतनी बात समझ में आ गई सबको? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। ये वो कंडीशन थी कि जब डायपोल को आपने 0 डिग्री पे रखा, ये 0 डिग्री एंगल है, इस एंगल पर रखा और इसके बाद में आपने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया थीटा डिग्री पे। अगर मैं आपको इसको एक और डायग्राम में लेकर चलूं, छोटी सी बात को इसमें यहीं पर थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें आपने एक डायपोल रखा हुआ है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये इसका मिड पॉइंट है। आपने कहा था कि इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर, बिल्कुल ठीक बात है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, आपने इसको फिक्स रखकर इसको आपने इसकी पोजीशन से टिल्ट कर दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू। आप इसे टिल्ट कर रहे हो, यानी कि आप इसे ऐसे करके रोटेट कर रहे हो, यू आर गिविंग द एनर्जी, है ना? तो आप इसे घुमा रहे हो। सर घुमाने के लिए जो जरूरत होती है ना, वो फोर्स के टर्निंग इफेक्ट की होती है। ये जो टॉर्क होगा व्हेन डायपोल इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा डिग्री का मैंने रोटेशन दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो डायपोल इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, so given torque
is known as गिवन टॉर्क जो है ना, इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, इसका फॉर्मूला होता है टॉ इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये जो आई है ना, इस आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जो है ना, ये जो डायपोल है, इस डायपोल को अगर गौर से देखो तो मैंने आपसे कहा था ये एचसीएल है, यानी कि एच इधर हो गया और सीएल इधर हो गया। क्यों भाई? ये सीएल है, ये एच है। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, ऐसे करके रोटेट करेगा। कहिए ठीक है, गॉट इट? तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे दोनों के मास मालूम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां पर आई का जो फॉर्मूला लगता है, याद रखना, मैं अगले पेज पे लेके चलता हूं। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेफ्ट में लिखूंगा आई, यहां पर हम लेके चलते हैं म्यू आर स्क्वायर। सर म्यू का मतलब होता है रिड्यूस्ड मास, और 1 म्यू इक्वल टू होता है 1/m1 प्लस 1/m2। ये जो आर होती है, ये होती है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अगर एसएचएम को या रोटेशन को आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो वहां पर ये फॉर्मूला प्रूव किया गया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर जब आप कहोगे मेरे पास में ये भाई डायपोल है, डायपोल का मतलब डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि HCl हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड हो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस r हो गई, इसका मास m1 मानूंगा मैं, इसका मास m2 मानूंगा, और उस कंडीशन में मैं पूरे सिस्टम को I का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वैसे 90% केसेस में जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी उसमें I की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन कंपटीशन में I की वैल्यू गिवन नहीं होती है। I की वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी होगी इस फॉर्मूले से। गॉट इट? ये बात समझ में आई सबके? ठीक, अब ये आपने रोटेट कर दिया। अब जरा गौर से देखिए, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है सर, वो फोर्स, ये फोर्स ये आ गया। अब फोर्स ऐसे लगने लगे, आप इसे रोटेट कर रहे हो। कैसा रोटेट कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन सिस्टम को जब आपने उसकी मीन पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर दिया, अब सिस्टम क्या करेगा? उसको रिस्टोर करेगा। आप लेके जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो सर सिस्टम रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। यानी कि दिस इज अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। वो टॉर्क, जैसे याद करो बचपन में तुम्हारे पास में टॉय ट्रेन थी तो तुम उसके स्प्रिंग को रोटेट करते थे, तो वो डिफ्लेक्टिंग है। और जब रोटेट करने के बाद में छोड़ दिया तो वापस आ गया, वो क्या है? रिस्टोरेशन। बात समझ में आ रही है? क्यों? ठीक है, तो डायपोल को जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया तो ये आ गया, और ये जो अल्फा है ना, यहाँ पर अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मैंने क्या करा कि डायपोल, ठीक है, सो डायपोल विल रिटर्न बैक, return back to original position. Due to restoring torque. Due to restoring torque. अब रिस्टोरिंग टॉर्क कौन सा हो गया? रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया टॉ इक्वल टू पी sin थीटा, जिसकी वजह से डायपोल अपनी एक्सिस पर वापस लौट कर आता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो गया? टॉ इक्वल टू पी sin थीटा। गॉट इट? here theta is a small angle, so sin theta is taken as theta, तो sin theta थीटा हो जाएगा। तो इसे टॉ टू कर दीजिए, तो टॉ टू इक्वल टू आना चाहिए पी ई इनटू थीटा।
अब अगर आप गौर से देखें तो एक टॉर्क जो था वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज लग रहा है अगेन, तो इस बात का मतलब कि in equilibrium tau 1 equal to minus of tau, तो I into alpha equal to minus PE into theta, तो alpha equal to minus PE upon I into theta. Comparing with equation of SHM, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई। आप देख सकते हो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन। सो मोशन ऑफ डायपोल इज इन एसएचएम। तो क्वेश्चन क्या बना, ये देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बनी। हमने क्या कहा कि इसमें इस कंडीशन में कोई फोर्स नहीं होगा, लेकिन अब इसके आगे का कंक्लूजन क्या बना, बट व्हेन dipole is rotated, the dipole is placed at an angle of theta, then net force remains zero, but forces make a couple of force due to which dipole oscillates in electric field and these oscillations will be in SHM। वो जो होंगे वो SHM को डिफाइन करें। इतनी बात क्लियर थी बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट, anyone having any doubt regarding this topic? महत्व? No, sir. ऐसे अभय सिंह, अनिका, यश सक्सेना, स्पर्श, No, sir. रुद्रेश, राज, नमन, हरीम, कृष्णा, इशिका, लक्ष्य, महत्व, शिवम, शिवांश, वरदान, विधि। बच्चों सबकी समझ में आ रही बात है? Yes, sir. ठीक है। अगर मैं इक्वेशंस को कंपेयर करूं ना तो मुझे ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। सो ओमेगा स्क्वायर, so frequency of oscillation, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पीई अपॉन आई, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट पीई अपॉन आई। तो ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई अपॉन टी, या तो हम ये इक्वेशन याद करेंगे, ठीक है। दिस इज अंडर रूट पीई अपॉन आई, तो टी का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन, दिस इज formula for time period of oscillation।
ये ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। इज दिस क्लियर? ये जो कंडीशन थी ना, ये अभी थी कि आपने डायपोल को किस में रखा, हमने किस में रखा था, यूनिफॉर्म। अगर मैं मानकर चलूं, ध्यान से देखना, मान लीजिए, नोट पॉइंट बना रहा हूं, if dipole is placed in non-uniform field, मान लीजिए डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, तो सर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड तो कुछ ऐसा होगा जिसमें फील्ड स्ट्रेंथ एक जगह से दूसरी जगह जाने पर चेंज होती है। ठीक है, तो ये दो जगह जो हो गई ना, यहां पर फील्ड ज्यादा होगी, इस पॉइंट का नाम रख लो ए, इस पॉइंट का नाम रख लो बी, यानी कि ई ए बी ग्रेटर देन बी। तो ए पर फील्ड ज्यादा, बी पर फील्ड कम। अब एक काम करो, इसमें इमेजिन करो एक डायपोल रख दिया, अब फिर से वही चीज देखो कि सर यहां तो पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, ये फील्ड का है, और डायपोल के जो चार्जेस होंगे सर, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू। कहिए ठीक है? अब भी इन दोनों चार्जेस पर फोर्स लगेंगे। अब जो फोर्स होंगे, इधर की तरफ फोर्स लगा एफ ई, इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा सर वो होगा एफ ई। गॉट इट? ये डायपोल की लेंथ है मेरे बच्चों, अब से एफ ए का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो क्यू ई ए लिखूंगा, और एफ बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो क्यू ई बी लिखूंगा। सिंस ई ए ग्रेटर देन ई बी, सो एफ ए ग्रेटर देन एफ बी, हेंस unbalanced force will act on that. तो डायपोल पर क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा, और एफ ए ग्रेटर देन एफ बी है, सो डायपोल विल मूव towards higher strength. क्यों जी, मेरे इस स्टेटमेंट में किसी को कोई समस्या? एनीवन? वो चेक कर लीजिए। सर इससे पहले सर जो ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला आया था सर, वो कहाँ से आया था? ये वाला? यस सर, यही वाला। ये तो ये जो है ना बेटा, ये जनरल कंडीशन है एसएचएम की। अगर कभी भी कोई भी बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है तो उसके ऑसिलेशन अगर एसएचएम तो इसके आगे जो था, अभी बताता हूं, तो आपके पास में ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को आपने 1 से कंपेयर किया, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। गॉट इट? एनालॉजी है दोनों में। तो इस बात का मतलब ये जो टर्म बन रही है आपकी ओमेगा स्क्वायर पी अपॉन आई, ये इस ओमेगा स्क्वायर के सिमिलर होनी चाहिए, इसीलिए ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, पी अपॉन आई कर दिया। गॉट इट? यस सर, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब जो मैं ये वाली बात कर रहा हूं, जरा इससे देखो आप लोग, क्या सबको ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों? क्यों भाई? Anyone which is having the doubt in this topic? कोई भी जिसको इस टॉपिक में डाउट आया हो? नो सर। ठीक, तो ये डायपोल जो है ना, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द हायर स्ट्रेंथ फील्ड। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? नेट फोर्स Df इक्वल टू Fb माइनस Fa।
एफ बी के बदले लिखोगे क्यू, सॉरी एफ ए माइनस एफ बी। क्यू ई ए माइनस क्यू ई बी, इसमें से क्यू कॉमन ले लो, ई ए माइनस ई बी, इसे मैं लिख सकता हूं क्यू इंटू डी। तो डी एफ इक्वल टू हो गया क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? चार्ज ऑफ द डायपोल। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब अगर देखा जाए तो इतनी जगह में मैं यहां से पॉइंट ए से बी में गया तो सर फील्ड चेंज हो गया। तो मान लो ये डिस्टेंस dx है, यानी कि बी से ए जाने में फील्ड चेंज हो गया। तो यहां पर एक नई टर्म मिलेगी और वो टर्म हो जाएगी dt अपॉन dx। इसका मतलब होगा चेंज ऑफ फील्ड strength in unit distance और यही कराएगा फील्ड ग्रेडियंट। इतनी बात क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? एनी डाउट? अगर मैं यहां पर डायपोल मोमेंट डिफाइन करूं तो डायपोल मोमेंट को जरा गौर से देखो, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a लिखा जाता है और उस 2a की वैल्यू मेरे पास dx है, तो मैं इसे q इंटू dx लिख सकता हूं। तो q की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी, तो q की वैल्यू क्या आ गई? q इक्वल टू p अपॉन dx। अब एक काम करो, इस q की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। जल्दी से राइट करेंगे सारे लोग। वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1, तो df इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन dx, p अपॉन dx इनटू dt। तो df इक्वल टू